दैट इज डिफ्रैक्शन। तो हम आज डिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन करेंगे कि व्हाट इज डिफ्रैक्शन। हमने पहले पढ़ा है, 12th क्लास में आप लोगों ने रीड किया था इस फिनोमेना को। और शुरू करने से पहले भी मैंने बताया था आपको कि जो लाइट का वेव नेचर है उसको एक्सपेरिमेंटली हम जिन जिन फिनोमेनाज की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं उसमें आपके 3 फिनोमेनाज आते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरफेरेंस दैट वी हैड डिस्कस्ड earlier, and second one is diffraction and third one is polarization। तो अभी फिलहाल के लिए हम क्या रीड करेंगे, हमारा डिफ्रैक्शन फिनोमेना क्या होता है ये चीज रीड करेंगे। तो शुरुआत हम वहीं से करेंगे जो चीज आपने पहले पढ़ी हुई है। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम, एक इमेज आपको दिखाई दे रही है। इस इमेज में भी हमने क्या चीज दिखाई है, आपकी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब इसमें हम दोनों ही चीजें यूज करेंगे कि हम ये भी कहेंगे कि अगर हम ये मानते हैं कि रेक्टिलिनियर पाथ फॉलो करती है लाइट रेज, रेज की फॉर्म में हम कहते हैं ना कि स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है, तो हम ये भी बात एक बार कंसीडर करेंगे कि अगर लाइट स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ट्रेवल करती है तो किसी भी अपर्चर, अपर्चर का मतलब है कोई भी स्पेस जिसके अंदर से लाइट हमारी पास हो रही होती है उसको हम यहाँ पे अपर्चर की तरह से यूज करेंगे। या फिर ऑब्स्टेकल एक वर्ड आएगा। ऑब्स्टेकल का तो मीनिंग आप सभी को पता ही है कि लाइट के रास्ते में अगर किसी तरीके की कोई रुकावट आती है उसको हम ऑब्स्टेकल कहते हैं। तो हम ऑब्स्टेकल्स जब लाइट के रास्ते में आते हैं उस समय और नैरो अपर्चर्स में से जब लाइट पास हो रही होती है उस टाइम वो सीधे सीधे यूनिफॉर्म इल्यूमिनेंस दिखाने की बजाय हमें क्या दिखाई देता है, वहां पे कुछ आपके डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस, मतलब कुछ जगह पे इल्यूमिनेंस दिखाई देती है, कुछ जगह पे डार्कनेस दिखाई देती है। जैसे इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच में हमारा ये कोई भी स्ट्रेट लाइन हमने दिखाया है कि लाइट ट्रेवल करके आ रही थी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बीच में हमने क्या लगा दिया, ये एक अपर्चर यहाँ पे प्लेस कर दिया। अपर्चर का मीनिंग है ये जो नैरो स्पेस आपने बीच में बनाया है इसको हम कह रहे हैं अपर्चर। तो कोई नैरो अपर्चर हमने इसके रास्ते में प्लेस कर दिया तो ऐसे सीधे ट्रैवल करने की बजाय जो लाइट होती है वो इसके कॉर्नर्स जो होते हैं, ये जो अपर्चर है इसके जो कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स के अराउंड लाइट क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। और उस बेंडिंग को ही हमने ये नाम दिया है आपका डिफ्रैक्शन। ठीक है, इससे पहले वाला जो फिनोमिना था उसमें भी हम यही चीज आपकी रीड कर रहे थे कि जो सुपर इम्पोजिशन की वजह से डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म हो जाती है। यहाँ पे भी आपकी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस ही फॉर्म होती है, लेकिन इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी हम उसको इंटरफेरेंस जैसे हमने पढ़ा है उसकी मदद से हम इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो ये देखा गया कि भाई ये इंटरफेरेंस नहीं है, ये इंटरफेरेंस के अलावा कोई दूसरी चीज है, तो इसलिए इसको एक डिफरेंट नाम आपका दिया गया। क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, आपका रास्ते में क्या आ रहा है, कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, वहां पे भी कोई ना कोई इंटरफेस था आपका, और उस इंटरफेस से लाइट जब स्ट्राइक कर रही थी तो वो आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रही थी, या फिर आपने इंटेंशनली दो करेंट सोर्सेस प्रोड्यूस करवाए थे। उसके बाद आपने देखा ये जो बीच का एरिया होता है, जैसे यहाँ पे आपकी स्क्रीन है और यहाँ पे अपर्चर है, बीच का जो एरिया था इसमें सुपरपोजिशन हो रहा था इंटरफेरेंस में भी, और यहाँ पे भी क्या होता है आपका सुपर इम्पोजिशन ही होता है वेव्स का। लेकिन वो जो सुपर इम्पोजिशन होता है उसका रिजल्ट वैसा नहीं होता जैसा आपने इंटरफेरेंस के केस में ऑब्जर्व किया था। इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेरेंस, दैट्स वाई इसको हमने एक डिफरेंट नाम दिया है। यहाँ पे हमें सेंटर में तो ब्रॉड मैक्सिमा दिखाई देता है, ये आपका एक तरह से जो आपको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होता है स्क्रीन पे, ये वो दिखा रखा है आपको इस इमेज में कि सेंटर में मुझे मैक्सिमा दिखता है, उसके बाद में अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स दिखाई देते हैं, और वो भी सेम इंटेंसिटी के नहीं दिखाई देते। जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसके पास जो आपकी ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं वो तो स्लाइटली क्या है आपकी, थोड़ी सी लेस इंटेंस है सेंट्रल मैक्सिमा से, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं सेंट्रल मैक्सिमा से इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है और धीरे धीरे किस में मिल जाती है आपकी
डार्कनेस में मिल जाती है या फिर यूनिफॉर्म इल्यूमिनेंस में मिल जाती है। ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा और उसके बाद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी के मैक्सिमा और मिनिमा ऑब्जर्व होते हैं हमें इस तरह की सिचुएशन में। और ये जो भी पैटर्न होता है, इस पैटर्न को ही क्या कहते हैं, आपका डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो आपने जो चीज पहले पढ़ी है हम उसी से शुरुआत करेंगे, व्हाट इज डिफ्रैक्शन। उसके बाद में जो आपका दो टाइप का मैंने बताया था कि दो टाइप के आपके डिफ्रैक्शन फिनोमिनाज होते हैं, उन दो टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। हम सिर्फ उनके बीच का डिफरेंस ही रीड करेंगे, ठीक है, और फिर आगे शुरू करेंगे फ्रेशनल डिफ्रैक्शन को। तो अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए या फिर ये फिनोमिना आया कहाँ से, हमने इसको रिलेट कहाँ से किया है, हमने इसको सबसे पहले साउंड वेव्स के साथ हमने इसको रिलेट किया है कि भी जो साउंड होती है, sound can be heard even if there is a big obstacle between the source and listener। source और listener के बीच में कोई भी obstacle भी होती है, या फिर आप सिंपली ये समझ सकते हो कि दीवार बीच में होती है, उसके पार भी हमें आवाज सुनाई दे जाती है। ठीक है, यही चीज हम यहाँ पे कह रहे हैं। लेकिन वेयर इज लाइट कांट बी सीन अगेंस्ट एनी ऑब्स्टेकल, लेकिन लाइट के साथ हम इस तरीके का फिनोमिना ऑब्जर्व नहीं करते, या ये चीज हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं कि हम ऑब्स्टेकल के बाद लाइट को ऑब्जर्व कर पाए। ठीक, ये आपकी कोई बहुत ही लार्ज डायमेंशन की ऑब्स्टेकल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो बेंडिंग अभी अभी मैंने आपको बताया कि लाइट बैंड हो जाती है कॉर्नर्स के अराउंड, उसी तरीके का बेंडिंग हम किसके केस में भी ऑब्जर्व करते हैं, साउंड वेव्स के केस में भी ऑब्जर्व करते हैं। और उस बेंडिंग की वजह से ही आपको ये जो वॉइस है ऑब्स्टेकल के दूसरी तरफ भी सुनाई देती है, उस बेंडिंग का ही रिजल्ट होता है। साउंड वेव्स कैन बैंड मोर अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल, बहुत ज्यादा बैंड हो जाती है आपकी साउंड वेव्स, और उसी वजह से जो भी उनका साउंड वेव्स का ऑब्स्टेकल के बाद इंटरफेरेंस नहीं सॉरी सुपर इम्पोजिशन होता है, उसकी वजह से आपको रिजल्ट में हाई वॉल्यूम आपको सुनाई देती है, हाई इंटेंसिटी की वॉल्यूम। नाउ अगर हम ये माने कि जो हमारी लाइट है ये भी कैसे ट्रेवल कर रही है, वेव्स की फॉर्म में ही ट्रेवल कर रही है, क्योंकि डिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले हमने एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखी थी कि जो हमारी लाइट है वो रेज की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है, कि कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जिनको हम जब ये माने कि जो लाइट है वो रेज की फॉर्म में, स्ट्रेट रेज की फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो हम उनको आसानी से प्रूव कर पा रहे थे। जैसे कि रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, या फिर आपने डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी पढ़ा है। ये सभी जो भी फिनोमिनाज हैं इनको हम आसानी से इजीली एक्सप्लेन कर पाते हैं अगर हम ये माने कि जो लाइट है वो रेज की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, लेकिन जब बारी आई इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करने की, वहां पे हम अगर रेज की फॉर्म में लेके चलते हैं लाइट को, तो हम उसे नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे। वहां फिर हमने ये माना था कि लाइट जो है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, ट्रांसवर्स वेव्स की फॉर्म में मूव करती है। ठीक है, तो अब हम एक चीज पहले प्रूव कर चुके थे, इसीलिए हमने ये कहा कि भाई जो लाइट है वो भी वेव्स ही हैं एक तरह से, तो हम उनको साउंड वेव्स के साथ क्यों नहीं कंपेयर कर सकते। ठीक है, तो इफ द लाइट इज सपोज्ड टू ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इट शुड आल्सो बी एबल टू बैंड अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। ठीक है, कि इनको भी कॉर्नर्स के अराउंड बैंड होना चाहिए और हमें दिखाई देना चाहिए दूसरी तरफ इल्यूमिनेंस ऑब्स्टेकल के पार, जैसा कि साउंड वेव्स के केस में होता है। ठीक, अब टू स्टडी दिस फिनोमिना ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स इज अलाउड टू पास थ्रू अ नैरो स्लिट। इस चीज को रीड करने के लिए आपका जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो आपने 12th क्लास में रीड भी किया था, आपने क्या किया था कि लाइट कोई भी सोर्स आपने लिया, उस सोर्स से जो लाइट पास हो रही थी उसके रास्ते में आपने क्या प्लेस कर दी, एक नैरो स्लिट हमने प्लेस कर दी। ये नैरो स्लिट के ये जो कॉर्नर्स हैं ए और बी, इन कॉर्नर्स के अराउंड लाइट क्या होगी, आपकी बैंड होगी, अगर वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है तो। ठीक है, इट वॉज एक्सपेक्टेड, ऐसा सोचा गया था कि ऐसा होना चाहिए। उसके बाद में एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर एक स्क्रीन प्लेस की,
और ये CD जो है ये हमारी कोई स्क्रीन है, और इस स्क्रीन के ऊपर हम ये देखना चाहते हैं कि क्या चीज हम ऑब्जर्व करते हैं जब लाइट एक नैरो अपर्चर में से पास होती है। ठीक है, सो ए बी इज एन अपर्चर इन अ शटर। शटर का मतलब है कि हम उसको क्लोज भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं, मतलब कि एडजस्टेबल विड्थ का आपका कोई अपर्चर है। सी डी जो है ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, ज्योमेट्रिकल प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है ऑफ ए बी ऑन स्क्रीन। इसका सिंपल मतलब क्या है कि जो भी रेज यहाँ पे पहुंच रही हैं वो यहाँ पे आके आपकी प्रोजेक्ट होंगी, और उसका जो भी इफेक्ट है वो आप यहाँ पे देख रहे हो इस स्क्रीन के ऊपर। ठीक, इफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट होल्ड्स स्ट्रिक्टली, अगर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ट्रेवल करती है, अगर ये बहुत ही स्ट्रिक्टली होल्ड करता है, उस केस में देन इट इज रिक्वायर्ड दैट, या हमें क्या चीज ऑब्जर्व होनी चाहिए, यहाँ से ये सोर्स है हमारा, ये अपर्चर की विड्थ है, और इस अपर्चर की विड्थ से हमने क्या किया है, ऐसे एस को ए से मिलाया और उसको ऐसे आगे बढ़ा दिया स्क्रीन तक। उसी तरह से हमने एस को बी से मिलाया और उसको भी हमने बढ़ा दिया आगे स्क्रीन तक, जो कि जाके कहाँ पे मिले हैं स्क्रीन पे, सी और डी पॉइंट के ऊपर मिल गए। इसी वजह से इसको कह रहे थे ज्योमेट्रिकल प्रोजेक्शन। ठीक, कि ज्योमेट्री के हिसाब से इस सी डी एरिया में मुझे लाइट दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, अगर लाइट स्ट्रेट रेज की फॉर्म में ट्रेवल करती है तो। ठीक, और सी से ऊपर और डी से नीचे मुझे पूरी तरह से क्या दिखना चाहिए, डार्कनेस दिखाई देनी चाहिए। सी डी के बीच में फुल्ली ल्यूमिनेंस दिखनी चाहिए, और सी के ऊपर और सी डी से नीचे हमें पूरी तरह से डार्कनेस ऑब्जर्व होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम ये माने कि लाइट स्ट्रेट रेज की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन एरिया सी डी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एवरीवेयर शुड बी सेम एज इन द एब्सेंस ऑफ लिमिटिंग शटर। जैसे लाइट बिना अपर्चर की को प्लेस करे यूनिफॉर्मली मिल रही थी, उस तरह से यूनिफॉर्म मुझे मिलनी चाहिए। सीडी के बीच में हर जगह पे इंटेंसिटी उसकी सेम होनी चाहिए, और आउटसाइड द एरिया सीडी द इंटेंसिटी एवरीवेयर शुड बी जीरो। जो बात मैंने अभी आपको समझाई थी वही 2 पॉइंट्स हैं कि सी डी के बीच में मुझे यूनिफॉर्म इल्यूमिनेंस दिखना चाहिए, और इससे बाहर मुझे पूरी तरह से डार्कनेस दिखाई देनी चाहिए अगर लाइट स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ट्रेवल करती है तो। बट ऑब्जर्व्ड इंटेंसिटी वेरिएशन ऑन द स्क्रीन इज शोन हियर। ऐसा हमें नहीं ऑब्जर्व होता, हमें कैसा ऑब्जर्व होता है, जैसे अभी अभी पीछे आपने डायग्राम देखा था ना, ये जो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो मुझे इतना ब्रॉड मैक्सिमा दिख रहा था, और उसके बाद ये जो हमारे एजेस हैं सी के थोड़ा पहले और डी से थोड़ा पहले, वहां पे मुझे फ्लक्चुएशंस एक तरह से ऑब्जर्व हो रही हैं। फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रही हैं आपको यहाँ पे डायग्राम में जो बना रखी हैं, तो यहाँ पे फ्लक्चुएशंस होती हैं। फ्लक्चुएशंस का मतलब सर्टेन डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हमें दिखती हैं, और उसके बाद इंटेंसिटी एकदम से जीरो होने की बजाय स्लोली स्लोली या थोड़ा सा धीरे वो क्या होती है, जीरो में मर्ज होती है। इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस टू जीरो। एकदम से रैपिडली जीरो होने की बजाय ग्रेजुअली वो डिक्रीज होती है इंटेंसिटी। आउटसाइड द ज्योमेट्रिकल प्रोजेक्शन सी डी, इंटेंसिटी डजंट फॉल टू जीरो अब्रप्टली या रैपिडली, बट इट डिक्रीजेस ग्रेजुअली। ठीक है, ये चीज हमें ऑब्जर्व हुई। ठीक, और ये पॉइंट मैंने बता दिया। जस्ट इनसाइड द एरिया सी डी नियर द एजेस इंटेंसिटी शोज सम फ्लक्चुएशंस। इन फ्लक्चुएशंस को ही आप फ्रिंजेस कह सकते हैं, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स जिनको हम बोलते हैं। एंड देन फर्दर इनवर्ड्स इंटेंसिटी बिकम्स यूनिफॉर्म। फर्दर इनवर्ड्स का मतलब क्या है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ सोर्स, तो जो सेंट्रल पार्ट था वहां पे यूनिफॉर्म इल्यूमिनेंस दिख रही थी। एजेस के पास हमें सर्टेन डार्क और ब्राइट बैंड्स दिखाई दे रहे थे, और सी के बाद आपकी जो इंटेंसिटी थी वो ग्रेजुअली जीरो हो रही थी, एकदम से जीरो नहीं हो रही थी। तो ये जो पैटर्न अभी आपको यहाँ पे दिखाई दिया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ही ये कहा गया कि जो लाइट है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, ना कि
स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। और जब वो यहाँ से पास हो रही होती है तो जैसे साउंड वेव्स बैंड हो जाती हैं अराउंड द कॉर्नर्स, उसी तरह से लाइट वेव्स भी हमारी बैंड हो जाती हैं। लेकिन ये जो फिनोमिना है ये उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता जितना कि साउंड वेव्स के केस में होता है। जो भी चीज हमें ऑब्जर्व, और दूसरी चीज यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन भी होती है कि जो भी सोर्स है उस सोर्स की जो वेवलेंथ है, अगर वो वेवलेंथ अपर्चर की जो विड्थ है उसके कंपैरेबल होती है। ठीक है, वेवलेंथ आपने नॉर्मली पढ़ा है 10⁻⁻10 के ऑर्डर की होती है, 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की होती है, तो वो एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। तो इतने नैरो अपर्चर अगर हम जनरेट करते हैं उस केस में ही हमें सिग्निफिकेंटली डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो भी हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट लाइट बैंड्स राउंड द एजेस ऑफ द अपर्चर AB टू रीच द एरियाज आउटसाइड CD। तो वो बैंडिंग की वजह से ही आपको CD से बाहर भी कुछ दिखाई दिया या कुछ ऑब्जर्व हुआ डार्कनेस की बजाय। इट ऑल्सो बैंड्स इन सम फ्लक्चुएटिंग वे इनवर्ड्स। इसका मतलब है अराउंड C and D, उसके जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद जो हमने चीज ऑब्जर्व की उसकी बात हम कर रहे हैं। एंड दिस फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द शार्प कॉर्नर्स and spreading the light waves into the geometrical shadow region of an object is called diffraction। ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन का मीनिंग आपको पता है, जहां पे बिल्कुल ही डार्कनेस दिखनी चाहिए थी उसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। ठीक है भाई, तो ये था आपका जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट डिफ्रैक्शन। अब बेसिकली दो तरह के आपके डिफ्रैक्शन फिनोमिनाज एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जो आपकी सिचुएशन होती है एक्सपेरिमेंट करते हुए उन सिचुएशंस पे डिपेंड करते हुए डिफ्रैक्शन फिनोमिना जनरली डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। इसकी फर्स्ट जो क्लास है वो होती है आपकी फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, और सेकंड जो होती है वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होती है। फ्रेजनल और फ्रॉनहोफर आपके साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने सबसे पहले इन कैटेगरीज को ऑब्जर्व किया था। तो फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में फ्रेजनल था साइंटिस्ट जिसने की फ्रेजनल, इसने कुछ एजम्पशंस ली और उनके बाद में डिफ्रैक्शन फिनोमिना को एक्सप्लेन किया। तो हमारा जो ये चैप्टर है इसमें हम बेसिकली जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, इसको ही रीड करेंगे। इसके बाद we will see what is difference between these two categories। तो वन बाय वन हम दोनों के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है ना दोनों का, ये आपका बिल्कुल बेसिक है कि क्या हम लेके चलते हैं, उसके बाद हम आगे की चीजें देखेंगे। इन फ्रेजनल डिफ्रैक्शन ईदर द सोर्स और स्क्रीन और बोथ, या तो सोर्स या स्क्रीन या दोनों ही, आर एट फाइनाइट डिस्टेंसेस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट दैट इज अपर्चर और ऑब्स्टेकल। इसका मतलब है फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में जो हमारा सोर्स होता है या स्क्रीन होता है, अभी अभी जो एक हमने डायग्राम देखा था उसमें हमने बीच में अपर्चर बनाया था आपका, AB एस सोर्स था और CD जहां पे था वहां वो स्क्रीन थी। तो स्क्रीन या फिर सोर्स अपर्चर से फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं। फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या है, मेजरेबल डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। किस कैटेगरी में, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन के केस में। इन दोनों में से एक सिंगल भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं आपके फाइनाइट डिस्टेंस पे। इसका मतलब क्या है कि हमें किसी भी तरीके के लेंस की जरूरत नहीं पड़ती पैरेलल और कन्वर्जेंट रेज बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि सोर्स और स्क्रीन दोनों ही किस पे रखे हुए होते हैं, हमारे फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए होते हैं। पैरेलल का मतलब है जब सोर्स आपका इन्फिनिटी पे रखा हुआ होता है तो हमें बीच में एक लेंस की जरूरत पड़ती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारी अपर्चर के ऊपर फॉल करे। ठीक है, और अपर्चर से पास होने के बाद जब आपको लाइट मिलती है तो उस लाइट को स्क्रीन पे देखने के लिए, अगर स्क्रीन आपकी इन्फिनिटी पे होगी तो स्क्रीन पे आपको अगर ऑब्जर्व करना है फिनोमिना तो उनको आपको कन्वर्ज करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, लेंसेज की जरूरत पड़ती है। लेकिन इन फ्रेजनल डिफ्रैक्शन नो लेंसेज आर यूज्ड टू मेक रेज पैरेलल और कन्वर्जेंट। ठीक है, जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होता है इन केस ऑफ फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, इट इज नॉट अ प्लेन वेव फ्रंट बट
इज ईदर सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल, या तो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट होता है हमारा या फिर स्फेरिकल वेवफ्रंट होता है जो कि इंसिडेंट कर रहा होता है। आई होप आपको ये पता होगा व्हाट इज सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल एंड प्लेन वेवफ्रंट्स। ये मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन भी किया था। अगर नहीं किसी को पता है तो अपनी 12th की जो आपकी बुक थी फिजिक्स की, उसमें से आप देख सकते हो अबाउट वेव फ्रंट्स जो भी बताया है वहां पे। अब इसके बाद जब आपकी जो लाइट किस पे इंसिडेंट करती है, अपर्चर के ऊपर इंसिडेंट करती है, उसके बाद जो सेकेंडरी वेव्स हमारी मूव कर रही होती हैं, फेज ऑफ सेकेंडरी वेव्स इज नॉट सेम एट ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन ऑफ अपर्चर और द ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल पे जब लाइट आपकी इंसिडेंट करती है सोर्स से, तो ये जरूरी नहीं होता कि जितने भी सेकेंडरी पॉइंट्स, या जैसे आपने पढ़ा ना ह्यूजेंस वेव थ्योरी, कि किसी भी टाइम पे आप कोई वेव फ्रंट वहां पे ड्रॉ करो और उस वेव फ्रंट पे आप बहुत सारे पॉइंट्स बना दो और कह दो कि यहाँ से सेकेंडरी वेव्स हमारी आगे ट्रेवल कर रही हैं। तो वो जो भी सेकेंडरी वेव्स हैं वो जरूरी नहीं है सारे किसमें हो, इन फेज हो, एक सेम फेज के अंदर वो हो, वो आपके डिफरेंट डिफरेंट फेज में हो सकते हैं इन केस ऑफ फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन। Resultant amplitude at any point on screen is obtained by mutual interference of secondary waves from different elements of exposed part of wavefront। अपर्चर के बाद जो भी आपकी वेव्स आगे ट्रेवल करती हैं, मैंने बताया था वो आपस में एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करती हैं और उस सुपर इम्पोजिशन की वजह से ही आपको पैटर्न दिखाई देता है जो भी स्क्रीन पे ऑब्जर्व होता है आपको। In this class of diffraction, distances are important. Finite distances पे source और screen रखे हुए होते हैं, इसलिए distances इसमें important होते हैं। Angular inclinations important नहीं होते, कितने एंगल पे इंसिडेंट कर रही है, कितने एंगल पे डिफ्रैक्ट होके गई, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। This class of diffraction is studied with approximation only। ठीक है, इसकी जो रिजल्ट्स होती हैं वो हमेशा ही कैसे आते हैं, आपके अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स आते हैं। एक्यूरेट रिजल्ट्स हम फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन कैटेगरी के अंदर ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन के। इसी तरह से हम किसके रीड करेंगे, आपके फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के पॉइंट्स रीड करेंगे, बिल्कुल उसी से ही आप रिलेट करके यहाँ पे बना सकते हो। सबसे पहला क्या था, फाइनाइट डिस्टेंस पे, यहाँ क्या कहेंगे, इन्फिनिटी पे होते हैं। इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन द सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन आर इफेक्टिवली एट इनफाइनाइट डिस्टेंसेस फ्रॉम अपर्चर और ऑब्स्टेकल। अपर्चर या ऑब्स्टेकल से सोर्स और स्क्रीन दोनों ही इन्फिनिटी डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, मतलब मेजरेबल डिस्टेंस पे नहीं होते, उससे ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। अब उसके बाद हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लेंसेज की जरूरत पड़ेगी, लाइट को पैरेलल बनाने के लिए भी और उसको कन्वर्ज करने के लिए भी। तो अ कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू मेक द लाइट फ्रॉम सोर्स पैरेलल बिफोर इट फॉल्स ऑन अपर्चर, and another convex lens is used to focus the light after diffraction on the screen. And this arrangement makes the source and screen effectively at infinity from the obstacle। ठीक है, तो हमें लेंसेज की जरूरत पड़ती है, दो लेंसेज की हमें जरूरत पड़ती है इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। और जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा, हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो इसका मतलब कैसा होगा हमारा वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट होगा। और जब प्लेन वेव फ्रंट आपका इंसिडेंट कर रहा है तो अपर्चर के ऊपर सेम टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे सेम फेज में आपकी सारी सेकेंडरी वेव्स पहुंचेंगी। तो जो सेकेंडरी वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ वेव फ्रंट आर इन द सेम फेज एट एवरी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ अपर्चर। तो अपर्चर के प्लेन में सारे के सारे सेकेंडरी वेव्स सेम फेज में ही आपके पहुंचते हैं और सेम फेज के साथ वो आगे ट्रेवल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरफेरेंस बिटवीन डिफ्रैक्टेड पैरेलल रेज व्हिच आर ब्रॉट टू फोकस विद अ कन्वेक्स लेंस। ये आपका बिल्कुल सेम है, बस एक ही डिफरेंस है इसमें कि हमने उन पैरेलल वेव्स को कन्वेक्स लेंस की हेल्प से फोकस किया होता है स्क्रीन के ऊपर।
In this class of diffraction, angular inclinations are important, not distances. क्योंकि infinity से चीजें आ रही होती हैं, rays आ रही होती हैं और infinity पे जाके focus होनी होती है, इसलिए angular inclinations are more important than distances. This class of diffraction can be discussed with more accuracy in mathematical terms. जो भी रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो मैथमेटिकली ज्यादा करेक्ट होते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्लास में, तो इसलिए ये ज्यादा आपका यूज किया जाता है. तो इट हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. ठीक, तो ज्यादातर प्रैक्टिकली किसको यूज करते हैं हम? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कैटेगरी को यूज करते हैं. और जो आपने 12th क्लास में डिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल पढ़ा था वो भी किसका एग्जाम्पल है? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है सिंगल स्लिट के केस में. ठीक है भाई, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉनहोफर एंड फ्रेशनल डिफ्रैक्शन.